हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि बेटा हमने कल बताया था कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो बस आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स की आज से स्टार्ट हो रही है, केमिस्ट्री की 22 से हो जाएगी, और आपकी मैथ और आपकी जो बायोलॉजी क्लासेज है वो 5 तारीख तक आपकी स्टार्ट हो जाएंगी सारी। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन बात करेंगे आज कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से ही अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अप टू जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सभी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं विद एग्जांपल, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ को कि यहीं पे आपको समझ में आ जाए। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि नोट्स किस तरीके से आपको, अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट करो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। बात के लिए हो रही बेटा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, जितने भी सारे लोग हैं उन जो आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी को, अगर चैनल को आपने नहीं बताया है कि भाई यहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो आप उनको बताओ। जो भी लिंक है उस लिंक को आप शेयर करो बच्चों के पास, जिससे चैनल सभी बच्चों फायदा उठा पाए। क्योंकि आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो सीधी सी बात है, सभी के पास पहुंचना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि भाई आप पढ़ लो बाकी का फायदा नहीं हो। तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में है लोग, उन सभी को लोगों को आप पहुंचाओ। तो देखो बेटा, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो बेटा, एक हमारे पास फिजिक्स में एक ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ध्यान समझना। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। पहला पार्ट इसका क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, समझो। पहले हमारे पास एक ब्रांच थी फिजिक्स की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बात के लिए हुई। देखो, स्टैटिक्स से आपको पता लग रहा होगा कि स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? चार्ज की बात करेंगे। चार्ज मतलब आवेश, और आवेश कैसी कंडीशन में होगा? एट रेस्ट। मतलब वो आवेश है, जो चार्ज है हमारे पास, वो कैसी कंडीशन में है? एट रेस्ट, मतलब कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा, वो स्थिर अवस्था में एक जगह बैठा हुआ है। मतलब एक ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। मतलब चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो उसमें हम किसका जब रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उस अध्ययन को अपन किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे। बात के लिए हुई। अगर हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज या आवेश, यदि ये मोशन में हो जाए, यदि ये गतिशील हो जाता है, तो गतिशील आवेश का जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इसकी स्टडी करने वाले हैं। बात के लिए हो रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके दो पार्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यदि चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में है, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो जब अध्ययन करेंगे तो किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर विद्युत के अंदर करेंगे। बात समझ में आई? हिंदी में बोले तो अगर चार्ज हमारा मोशन या गतिशील अवस्था में आ जाता है तो हम जो स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर करेंगे। बात के लिए हो रही। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार पार्ट पढ़ेंगे। एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पहला तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा जो इसके अंदर जो चैप्टर आएगा वो है हमारे पास गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, मतलब गाउस का नियम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर के अंदर। जो इसमें तीसरा चैप्टर जो आने वाला है वो हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और जो इसके अंदर जो फोर्थ जो हमारे पार्ट है, फोर्थ चैप्टर है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे धारिता। क्या पढ़ेंगे? धारिता, कैपेसिटेंस। बात के लिए हुई। मतलब जो हमारे पास पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली यूनिट है, उसके अंदर हमारे पास चार पार्ट हैं, यानी चार चैप्टर हैं।
उनको अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। दूसरा है गॉस लॉ, मतलब गाउस का नियम। और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव। और चौथा है हमारे पास धारिता, मतलब कैपेसिटेंस, जिसमें अपन संधारित्र वगैरह क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बात की लोरी, मतलब इन चारों ब्रांचों के अंदर हमारे पास जो चार्ज रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, एट रेस्ट पोजीशन पे रहने वाला है। बात की लोरी, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यदि चार्ज मोशन में होगा तो उसके अंदर कौन कौन से अपन जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, ये 12th के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट करते हैं। दोनों चैप्टर लगभग 4 चैप्टर ये कंप्लीट करता है और लगभग 4 चैप्टर के समथिंग ये कंप्लीट कर रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंदर जो पहला आएगा वो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंदर हमारे आवेश क्या करेगा, गति करेगा, और आवेश गति करेगा तो हमारे पास विद्युत धारा क्या होगा, चालन होगा। दूसरा है हमारे पास बेटा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर ये हमारे पास क्या होगा, अगर आवेश क्या होगा, चार्ज होगा। आवेश हमारे पास चार्ज है और चार्ज हमारे पास क्या करेगा, गति करेगा। और जब आवेश गति करता है तो हमारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब चुंबक उत्पन्न होगा। तो ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारे पास इसके अंदर है वो है हमारे पास एसी। ये गर्मियों वाली एसी नहीं है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट है। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें इंडक्शन। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी 4 पोर्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा, और हमारे पास इंडक्शन हो गया। बात क्लियर हुई। तो इसमें भी हमारे पास 4 पोर्शन थे और इसमें भी हमारे पास 4 पोर्शन थे। पहले हम करेंगे किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ओके बेटा, तो देखो ध्यान से समझो। देखो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, बात समझ में आई। ये हमारे पास पहले यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर विद्युतिकी। अब देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रा और ये हमारे पास एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स या स्टैटिक। इलेक्ट्रा का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो हमारे पास होता है चार्ज या आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट या स्थिर अवस्था में। क्या होता है, स्थिर अवस्था में। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर जो हमारे पास जो चार्ज होगा वो एट रेस्ट कंडीशन में होगा, मतलब स्थिर आवेश का अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। स्थिर आवेश का अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल से अगर बात करूं तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बात क्लियर हुई। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें करेंगे क्या, हम ध्यान समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन का क्या आएगा, बाद में आएगा। आज हम इस जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ चर्चा करेंगे किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा करेंगे। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। तो चर्चा किसकी करने वाले अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो समझो ध्यान से। देखो चैप्टर अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। बात क्लियर हुई। तो इसके अपन चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र आएगा बाद में। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। बात क्लियर हुई। अब आवेश की संकल्पना किस तरीका से दी जाती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि आवेश को किस तरीका से जनरेट किया गया है, आवेश एक कैसी क्वांटिटी, आवेश का मात्रा क्या है, इन सारी चीजों को अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास जो चार्ज है वो किसी भी हमारे पास जो मैटर होता है उसकी एक फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मैं बोलूंगा चार्ज इज अ इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, हमारे पास जो चार्ज है, जो आवेश है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर, मतलब किसी भी पदार्थ की। अब आप बोलोगे सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है, तो ध्यान से समझना बेटा कि हमारे पास कोई भी हमारे पास एक ऐसा वस्तु या ऐसा कण हो गया या कोई भी हमारे पास एक द्रव्य हो गया जिसके ऊपर और अधिक स्टडी नहीं कर सकते, और अधिक स्टडी अपन नहीं कर सकते। जैसे अब चार्ज है, हमने इसको मान लिया कि भाई हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। एक्सपेरिमेंटों के थ्रू अपन को पता लगा कि हमारे पास क्या है, किसी भी वस्तु हमारे पास आवेशित होती है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं। मतलब चार्ज किसके कारण आते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण आते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कि चार्ज किससे मिलकर बना हो, इसको और अधिक अपन स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात क्लियर हुई। मतलब कोई भी हमारे पास एक गुणधर्म होगा, या कोई भी हमारे पास एक वस्तु होगी, या पार्टिकल होगा, या कोई भी हमारे पास इमेजिनरी पार्टिकल हो सकता है, या हमारे पास फिजिकली जिसको टच करते हैं वो पार्टिकल हो सकता है, उस पर और अधिक स्टडी नहीं कर सकते। तो किसी पदार्थ का वो भाग जिस पर अपन और अधिक स्टडी नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उस पदार्थ की। बात क्लियर हो रही। तो ध्यान समझो, अगर ये ऐसे ही, जब अब मैं 11th क्लास की बात करूंगा, तो 11th क्लास में भी आपने क्या पढ़ा था, मास पढ़ा था बेटा। मास मतलब द्रव्यमान की बात करेंगे, तो द्रव्यमान भी हमारे पास क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब इसके बारे में और ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और ये भी हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर अंतर क्या है दोनों के। अंतर की मैं बात करूंगी कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इन दोनों को डिफाइन करेंगे, वो मैं पहले इसके जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी मास और चार्ज दोनों को एक साथ लेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो समझो ध्यान से। तो चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया। देखो सिंपल तरीका है, ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसी चीज के अंदर आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीजें कि किस तरीके से चल रही है। अब देखो चार्ज आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई किसी भी हमारे पास मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इस पर और अधिक स्टडी नहीं की जा सकती, हम नहीं पता लगा सकते कि जो हमारे पास चार्ज है, जो आवेश है, वो कहां से जनरेट हुआ है। बात क्लियर हुई। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है। इसकी जो यूनिट है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको एसआई बोलते हैं, है ना। तो आपको पता है बेटा कि जो आवेश होता है हमारे पास, जो चार्ज होता है, उसका अगर मैं सूत्र निकालूं तो वो क्या होगा हमारे पास, धारा मतलब विद्युत धारा इंटू समय, यही होगा। मतलब अगर चार्ज की बात करूं, मैं चार्ज को डिनोट करता हूं बेटा क्यू से, तो अगर मैं बात करूं ये कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। मतलब आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा और टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बात क्लियर हुई। हमको पता है कि आई हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर इसका मात्रक की मैं बात करूंगा तो इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और समय का जो मात्रक होगा, टाइम का जो मात्रक होगा, वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कूलाम। तो अगर सिंपल तरीका से मैं बोलूं तो चार्ज या आवेश का जो हमारे पास जो मात्रक है, वो हमारे पास क्या आएगा, ऐसा ही मात्रक कूलाम आएगा। मेरे पास सीजीएस यूनिट, और सीजीएस में जो इसका मात्रक होता है वो होता है हमारे पास स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ठीक है। अब मैं बात करूं तो एक कूलाम इक्वल टू होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया कि एक कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। इसका एक सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, FR। देखो ध्यान समझना, आगे जब 4th चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे संधारित्र आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, उसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। और चार्ज का जो मात्रक है वो हमारे पास क्या है, फैराड। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सर ने फैराडे बताया, वहां पे फैराड, तो वो फैराड है, ये क्या है, फैराडे है। बात क्लियर हुई। और ये सबसे बड़ा मात्रक है, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो इसके जो विमा की बात करूं, जिसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी। देखो आपको पता है कि हमारे पास जो डायमेंशंस होती है वो किसके बेसिस पे निकालते हैं, इसकी जो यूनिट के बेसिस पे निकालते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, A1 होती है। बात क्लियर हुई। और समय इसकी जो अपन के पास डायमेंशन होगी वो क्या होगी, T1। तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन, इसकी जो विमा है वो कितनी हो जाएगी, A1 T1 हो जाएगी। इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। अब देखो इसके बाद में
आपने देखा होगा कि एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के होंगे। पहला आवेश हमारे पास धनात्मक होगा, दूसरा आवेश हमारे पास ऋणात्मक होगा। आप बोलोगे सर पता कैसे लगा आपको, अपनी मनमर्जी से बोल रहे हो आप, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन को पता लगा हुआ है कि भाई प्लस चार्ज होते हैं या माइनस चार्ज होते हैं। कैसे इनको अपन डिफाइन करते हो, ध्यान से समझो। देखो मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ चार्ज की। किसकी? टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेशों की जो प्रकार है उसकी मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। तो आपको पता है कि आवेश हमारे पास दो प्रकार का होता है, ठीक है बेटा। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। इनको कैसे डिफाइन किया, ध्यान समझो। अगर मैं ले लेता हूं सपोज सोडियम को ले लेता हूं, ठीक है, मैंने सोडियम को ले लिया। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितना है, 11 है, और प्रोटॉन है हमारे पास वो भी कितने हैं, 11 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस तरीके से होता है, 281। अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये अपने अष्टक को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, अष्टक को पूर्ण करेगा। अब अष्टक पूर्ण करने का मतलब क्या है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब जाके 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, या फिर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। बात क्लियर हुई। तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको, सीधी सी बात है। आप लोगों भी मतलब एग्जाम के टाइम पे करते क्या हो कि सर चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, अब आप एक काम करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो हम लोगों को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है कि आप पूरा तो नहीं पढ़ना चाहते, आप इसकी तरह काम कर रहे हो कि 7 ग्रहण तो नहीं करना चाहते, लेकिन एक को क्या करना चाहते हो, त्यागना चाहते हो। वो सेम इसकी तरह है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे तुम लोग हो, आप रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। अब देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन या 7 ग्रहण करने के बजाय क्या करेगा, इस एक को क्या कर देगा, त्याग देगा। सिंपल है। जब ये एक को त्याग देगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी, मतलब अब इलेक्ट्रॉन की जो नया है, जो नया हमारे पास जो सोडियम आएगा वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। मतलब इलेक्ट्रॉन 10 में से कितने बचे, 11 में से कितने बचे, 10 बचे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक प्रोटॉन इसमें क्या हुआ, ज्यादा। तो सोडियम के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, Na+ लगा सकता हूँ, मतलब एक प्रोटॉन इस पर अधिक है। या फिर मैं दूसरे अगर शब्दों में कहना चाहूं तो कोई भी हमारे पास वस्तु है, कोई भी हमारे पास एटम है, यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बात के लिए हुई कि नहीं हुई। दूसरे अगर सिंपल भाषा में बात करें हम तो देखो कोई भी हमारे पास दो वस्तु है, कोई भी हमारे पास क्या है, दो वस्तु है। सपोज इसमें मेरे पास कुछ प्रोटॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ प्रोटॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत तरीका से आ सकते हैं, या तो अपन इनको कांटेक्ट में लेके आए। अब जैसे ही अपन कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इनमें आवेशों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अब या तो ये इधर इलेक्ट्रॉन को त्यागे, या फिर ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगी। बात समझ में आई, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, आदान प्रदान। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है तो इस पर माइनस चार्ज की क्या आ जाएगी, अधिकता हो जाएगी, और इस पर प्लस चार्ज की क्या हो जाएगी, अधिकता, मतलब प्लस चार्ज हो जाएगा। अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब जो त्यागेगा वो क्या होगा, प्लस आएगा, और जो ग्रहण करेगा उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपकी। देखो ध्यान समझो, ठीक है। तो इस तरीका से हमारे पास जो आवेश, जो वस्तु त्याग रही है उस पर प्लस आ जाएगा, और जो वस्तु ग्रहण कर रही है उस पर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहला कि सोडियम है, तो सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। इससे बढ़िया क्या सोचेगा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन मुझे ग्रहण नहीं करने पड़े, इसलिए ये एक को त्याग देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब प्रोटॉन की अधिकता कितनी हुई, एक हुई, तो इस पर इसलिए एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और अपन को पता लग जाएगा कि इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, त्यागा है, ठीक है। बाकी इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होगा, एक तो प्लस चार्ज होगा, एक हमारे पास माइनस चार्ज होगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखो बयान, देखो दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आवेशों के हमारे पास कुछ जैसे प्रॉपर्टी होती है। तो आवेशों की प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान समझना। कि हमारे पास कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, कोई बॉडी है हमारे पास, है ना, कोई हमारे पास बॉडी है, या मैं इसको बोल देता हूं आइसोलेटेड सिस्टम, और इसको अपन बोलते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब विलगित निकाय की बात करेंगे।
विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय ऐसा होता है कि उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ना तो वो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा एनवायरमेंट से, ना ही वो द्रव्य या पदार्थ का मतलब क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो आवेश होता है, जो उसका चार्ज होता है, वो हमेशा कैसा रहता है बेटा? संरक्षित रहता है। कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। संरक्षित को अपन क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन बोलेंगे, मतलब कंजर्व रहता है। और कंजर्व को अपन बोलेंगे या तो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। संरक्षित, कंजर्वेशन, कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। मतलब कोई भी हमारे पास विलगित निकाय है, कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड हमारे पास सिस्टम है, उसका आवेश हमारे पाने हमेशा कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला। कांस्टेंट कैसा रहेगा समझो ध्यान से। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे बेटा ये मेरे पास एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, बात समझ में आई? इसमें मेरे पास तीन कोई भी हमारे पास बॉडी है इसके अंदर। इस आइसोलेटेड जो सिस्टम है, विलगित निकाय है, इसके अंदर तीन बॉडी है हमारे पास। इसका जो आवेश है वो है 5 कूलाम है, इसका 3 कूलाम है बेटा, और इसका हमारे पास माइनस का 1 कूलाम आवेश। इस बॉडी को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया, मतलब इस पूरे जो निकाय है इसको मैंने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब मतलब इसको हिलाया, इधर इधर उधर उठा के फेंका, या इसको गर्म किया, या इसको ताप दिया, या इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, जो भी हमने किया। तो उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में देखो ये कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास, विलगित निकाय है, मतलब बाहर से कोई आदान प्रदान नहीं करेगा। तो इसके हमारे पास जो तीनों बॉडी हैं, अब देखो ध्यान से, इसके अंदर तो आ गया माइनस का 2 कूलम चार्ज, इसके अंदर प्लस का 7 कूलम चार्ज। अब इसके अंदर हमको पता नहीं, तो इसके अंदर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला कि कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में उसका जो हमारे पास चार्ज होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो कंजर्व रहेगा, तो मतलब इसका चार्ज, जब ये हमें कुछ इसमें डिस्टर्ब नहीं किया, उससे पहले जिसकी बॉडी का जो चार्ज था, जब डिस्टर्ब करने के बाद जो हमको जो बॉडी मिली है, जो सिस्टम उसके अंदर जो बॉडी है, उनका चार्ज कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 5 + 3 - 1 = माइनस का 2 + 7, और जो भी है ये प्लस का क्यों मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? प्लस का क्यों मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये कितना हुआ? 5 3 8, 8 - 1 7 हुआ, और इधर ये कितना बचा? -2, मतलब प्लस का 5 और प्लस का क्यू बचा। तो Q = अगर मैं बात करूंगा तो 7 - 5 = मुझे क्या मिलेगा? 2 कूलम। तो मैं बोल सकता हूं कि इस बॉडी पर जो चार्ज होगा उसका मान कितना होगा? 2 कूलम होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 कूलम आया तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आवेश होगा किसी भी बॉडी का वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। बात क्लियर हुई? ओके, समझ में आ गया? देखो आगे बेटा दूसरा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या हुआ कि किसी भी बॉडी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसका जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो आवेश है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अगर और दूसरी एक प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो ध्यान से समझो बेटा कि हमारे पास जैसे मैं अगर प्लस चार्ज ले लूं, माइनस चार्ज ले लूं, या फिर माइनस प्लस ले लूं, या माइनस प्लस माइनस ले लूं, देखो ये सेम चार्ज दिख रहे हैं ये दोनों, और ये दोनों भी हमारे पास कैसे सेम चार्ज दिख रहे हैं। मतलब जब सेम चार्ज हो, जब समान आवेश हो, सजातीय जब आवेश हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और जो हमारे पास डिफरेंट आवेश, देखो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, जब डिफरेंट हमारे पास चार्ज हो, यानी विजातीय आवेश हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। इन दोनों चीजों को देख के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो समान जातीय सजातीय जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। और जब ये विजातीय आवेश हैं, मतलब अलग अलग आवेश हैं, तो ये कैसे बल का अनुभव करेंगे? आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि हमारे पास जो आवेश है किसी वस्तु का हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है या कांस्टेंट रहता है। दूसरा, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है। तीसरा जो हमारे पास गुणधर्म है वो हमारे पास क्या है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्लियर बात? अब देखो ध्यान से, एक जो इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेश का क्वांटीकरण की बात करेंगे अपन। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण इंग्लिश में बोला बेटा तो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी आवेश का क्वांटीकरण है क्या? ध्यान समझना कि एक इसमें आया क्वांटाइजेशन,
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बेटा फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट, मतलब एक निश्चित संख्या की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से, निश्चित संख्या से इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित संख्या से इसका मतलब हुआ कि कोई भी हमारे पास जो वस्तु है या कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी हमारे पास क्या है, एटम है, तो उस पर एक फंडामेंटल चार्ज का जो हमारे पास चार्ज होगा उसका एक मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसे, फंडामेंटल चार्ज से आपका क्या मतलब है, फंडामेंटल चार्ज से मतलब है मेरा एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा किसी भी एटम के अंदर, जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। और इस एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है जिसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बात समझ में आ गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसी को अपन बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। और ये किसी भी पदार्थ पर या किसी भी एटम पर इस फंडामेंटल चार्ज का पूर्ण गुणज होता है कोई भी चार्ज। बात समझ में आ गई। जैसे मैं बात करूं कि जैसे कोई हमारे पास एक पदार्थ है A+2 है ना, तो ये जो आवेश आया है इस पे, वो इस फंडामेंटल चार्ज है उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। अब पूर्ण गुणज से मतलब क्या है, पूर्ण गुणज से मतलब ये है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन की प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। तो देखो ये संख्या दिख रही है ना आपको, इंटीजर, जो संख्या दिख रही है ना इंटीजर, ये संख्या है 1 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर है, चाहे वो माइनस हो सकती है वो प्लस हो सकती है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन हुआ किसी भी आवेश पर या किसी भी एटम पर, कभी देखा क्या, 2.5 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन हुआ, देखा है कभी, कभी भी नहीं देखा। मतलब आवेश हमेशा कैसा संख्या होता है, एक पूर्ण गुणज होता है, मतलब क्वांटाइजेशन होता है। एक फंडामेंटल जो हमारे पास चार्ज होता है, उस फंडामेंटल जो चार्ज का होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। और इस पूर्ण गुणज को समझने के लिए हमको एक सूत्र दिया, जैसे आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, क्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्यू बराबर हमको निकालने को मिला प्लस माइनस एनी। क्या मिला, प्लस माइनस एनी। ये भी किसी बॉडी का चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी, देखो चार्ज ऑन बॉडी या एटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, क्या है, इंटीजर, ये हमारे पास कोई इंटीजर। और ये क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो बात करें तो इसका मान कितना होता है, अभी मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। बात क्लियर हुई। मतलब हमारे पास आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब ये हुआ कि इस पर जो आवेश होता है वो हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज से मतलब क्या है, या तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अप टू प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कभी भी जो आवेश है वो 1/2 मतलब आधा आवेश नहीं हो सकता, 2.5 आवेश नहीं हो सकता, 1.5 आवेश नहीं हो सकता। मतलब पॉइंटों में या भिन्न राशि में कभी भी हमारे पास आवेश नहीं होगा। अगर आवेश होगा किसी एटम पर तो वो आवेश कैसा होगा, एक पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। बात समझ में आ गई, आई होप क्लियर। ओके चलो आगे चलते हैं बेटा। और जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि हम किसी वस्तु को आवेशित किस तरीके से करें, कौन कौन से तरीका से हो सकते हैं। तो देखो हमारे पास वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग, वस्तु को आवेशित कैसे करें, कैसे करें। मतलब कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एटम है, वो न्यूट्रल अवस्था में है, तो उसको आवेशित किस तरीके से किया जाए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भाई चार्ज करने के कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ क्योंकि अभी जो बच्चे 12th हैं जिनकी एग्जाम नहीं हुई है अभी, उनके लिए तो सिंपल सा लग रहा होगा। लेकिन जो 11th वाले बच्चे अभी जो 12th में आएंगे तो वो भी तो इस लेक्चर को देखेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, सपोज ये हमारे पास बॉडी है, और ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है एक। न्यूट्रल बॉडी से मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मान 0 होगा या प्रोटॉन का मान 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे
वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होंगे, बराबर होंगे, उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। अब देखो ये आवेशित क्यों नहीं है, ये आवेशित इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई एक दूसरी बॉडी लेके आऊं, दूसरी बॉडी लेके, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा, इसमें ज्यादा है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ए बॉडी हुई, ये हमारे पास बी बॉडी हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये बॉडी हमारे पास कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं इन दोनों बॉडियों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आता हूं, ध्यान समझना, इस बॉडी को मैं यहाँ पे लेके आ गया और इस बॉडी को इसके पास में लेके आ गया, मतलब ये बॉडी ए हुई, ये बॉडी बी हुई, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के अंदर क्या है, ज्यादा है। बात क्लियर हुई। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कांटेक्ट में आई, तो कांटेक्ट में आई तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में, मतलब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ऑलरेडी है लेकिन दोनों बराबर संख्या के अंदर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। अब इन दोनों को, ये तो पहले कांटेक्ट में थी, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को फिर अलग अलग कर दिया, तो इस बॉडी को मैंने यहाँ पे लेके आ गया और इस बॉडी को मैं यहाँ पे लेके आ गया, मतलब ये बॉडी ए है और ये बॉडी हमारे पास क्या है, बी है। इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, क्या किया है, त्यागा है। तो यहाँ पर तो देखो माइनस चार्ज तो कुछ होगा भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब त्यागे तो इस पर कुछ प्लस चार्ज भी हो जाएगा ए बॉडी पर। और जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी यहाँ पे क्या थी, बराबर थी, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और इस तरीका से जब ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल अवस्था में थी, न्यूट्रल मतलब निरावेशित थी। निरावेशित का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देके एक चार्ज हो गई, ऋणावेशित हो गई, और अपन कह सकते हैं कि इस पर ये क्या हो गया, कंडक्शन के थ्रू हमने इस बॉडी को क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया। तो पहला मेथड हुआ किसी वस्तु को चार्ज करने का, कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। बात समझ में आ गई, कंडक्शन के थ्रू अपन बॉडी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इसमें क्या किया हमने, एक बॉडी ली जो न्यूट्रल बॉडी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या थी, बराबर थी। हमने इसके पास कोई एक दूसरी प्लेट लेके आए जिसपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। इन दोनों बॉडियों को कांटेक्ट में लेके आए, तो कांटेक्ट में लेके आए तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक्सेस में, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरी बॉडी इसको क्या करेगी, ग्रहण करेगी। जब ये त्यागेगा इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब ये ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो पहला तरीका क्या हुआ कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब अपन दूसरे तरीका की तरफ मूव करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, एक और बात बता देता हूं, कंडक्शन के अंदर हमारी बॉडी कांटेक्ट में आई जरूरी है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, विद कांटेक्ट। कंडक्शन के अंदर हमारी बॉडी कैसी आएगी, कांटेक्ट में आएगी, मतलब एक दूसरे को टच होना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास बेटा चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर विदाउट कांटेक्ट से काम चल जाएगा, विदाउट कांटेक्ट, मतलब हमारे पास जो बॉडी है उनको कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है। इंडक्शन मतलब अपन इसको बोलते हैं प्रेरण, बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरण बोलते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश का इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी समझाने की गारंटी मेरी है कि किस तरीका से आप समझोगे, मुझे पता है आपको कैसे समझाना है। ठीक है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से समझना बेटा, कि देखो हमारे पास एक बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, अपन को कांटेक्ट में नहीं लाना है, मतलब विदाउट कांटेक्ट एक दूसरे के पास में नहीं लेना। ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, मैंने इसको नाम दे दिया बी, नाम दे दिया, इस बॉडी को नाम दे दिया मैंने बी नाम दे दिया। अब इसमें कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, इस तरीका से है। तो मैंने क्या किया, इसके पास मैं कोई एक बॉडी और लेके आया, एक बॉडी लेके आ गया जिसका मैंने नाम दे दिया ए, मतलब कोई दूसरी बॉडी लेके आया। इस पर हमारे पास क्या चार्ज था, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा था। जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊंगा कॉन्टेक्ट में नहीं, इसको इसके पास लेके आऊंगा, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, इसमें ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको चार्ज पढ़ाया था, चार्ज की जो गुणधर्म थे उसकी प्रॉपर्टी उसमें बताया था कि हमारे पास जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जो सेम आवेश होते हैं, सजातीय जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सॉरी, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। यहाँ पे ये जो बॉडी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो इसको प्यार होगा किससे, दूसरी जाति से। जो दूसरी जाति मतलब प्लस जाति से।
अगर यहाँ पे अगर प्लस होता तो उसको किससे प्यार हो जाता, माइनस वाली जाति से प्यार हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो देखो ये सरफेस इधर आ रही है और जो इसकी ये सतह है ना ये इसकी तरफ है, तो इधर यहाँ पे क्या है ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर जो प्लस चार्ज होंगे वो तो किधर जाएंगे, इधर आ जाएंगे। मतलब विजातीय आवेशों को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, और सजातीय आवेशों से क्या बोलेगा, चलो भागो दूर। तो जो दूसरे आवेश हैं सजातीय आवेश, जो माइनस आवेश हैं वो किस पर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई। अब देखो ये इसमें क्या हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी तो क्या है, बराबर ही तो है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अभी भी बराबर है। क्लियर हुई बात। लेकिन ध्यान समझना, इसका क्या हो गया है, ध्रुवीयकरण हो गया है। क्या हो गया है, ध्रुवीयकरण। ध्रुवीयकरण मतलब इसको बोलते हैं अपन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, इसका ध्रुवीयकरण हो चुका है। ध्रुवीयकरण का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ प्लस आ गए और एक तरफ हमारे पास क्या आ गए, माइनस आ गए। बात क्लियर हुई, ओके। तो करना क्या है, ध्यान समझना कि ये इस बॉडी को हम पास लेके आए, इससे इनका क्या हुआ, ध्रुवीकरण हुआ। अब देखो इंटरेस्टेड बात है क्या इसमें, कि हमने क्या किया, देखो इस बॉडी को तो हमने ऐसा ही रखा चिपका के यहीं पे, मतलब ये बॉडी ए ऐसी है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको ऐसा रखा हमने चिपका के। अब और इस बॉडी को भी अपन ने क्या किया, ऐसा रखा है, इसके पास में रखा सेम ऊपर जैसी घटना। इस बॉडी को हमने बी बॉडी को ऐसे रखा, इसका ध्रुवीकरण कैसे हो रखा है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, कोई एक दूसरी बॉडी, एक तीसरी बॉडी थी, जिस बॉडी का जैसे सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं सी बॉडी, और ये कैसी है, न्यूट्रल है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी को मैंने पकड़ा और इस बॉडी के पास में लेके आया मैं, तो इस सी बॉडी को मैं यहाँ पे पास में लेके आया, और ये कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। अब ध्यान से देखना कि ये जो माइनस है ना इस बॉडी के, इस बॉडी के माइनस इसके प्लस को इधर की तरफ खींच कर रखेंगे, मतलब प्लस तो जाने से रहे। अब इधर वाले जो ये इसको क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये माइनस उधर जा सकते हैं, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी, तो ये माइनस किधर की तरह मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों बॉडी को, ये बॉडी तो हमारे पास में ही रहेगी, लेकिन इस बॉडी को, बॉडी बी और बॉडी सी को मैं क्या करूंगा, देखो दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब दोनों को, जैसे मेरे पास ये बॉडी बी आ गई और ये मेरे पास बॉडी क्या आ गई, सी आ गई। देखो इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, मतलब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पर इसने ग्रहण किया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो पहला जो पढ़ा था वो हमने कंडक्शन के थ्रू पढ़ा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए। दूसरा हमने इंडक्शन के थ्रू अपन चार्जिंग करेंगे बॉडी को, तो कैसे करेंगे ध्यान समझना। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी के पास अपन एक दूसरी बॉडी लेके आए जिस पर क्या था बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। जैसे हम इसको पास में लेके आए, समझ, कांटेक्ट में नहीं, पास में लेके आए, जैसे पास में लेके आए तो इसके माइनस इसके प्लस को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस इधर की साइड में आ जाएंगे जो इसके पास वाली साइड होगी, और माइनस को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो मतलब प्रतिकर्षित करेगा, माइनस दूसरे एंड में चल जाएंगे। बात क्लियर हुई। अब हमने क्या किया कि इस बॉडी को सेम रखा और इस बॉडी को भी सेम रखा, कोई तीसरी बॉडी और न्यूट्रल बॉडी लेके आए, जो हमने बी वाली जो बॉडी है इससे आके क्या किया, कांटेक्ट किया, और वो कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। तो इसके जो माइनस हैं इसके प्लस को इसकी ओर खींच कर रखते हैं, और इसके जो माइनस बचे हुए जो दूर है वो अब न्यूट्रल बॉडी की तरफ क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। जब ये न्यूट्रल बॉडी की तरफ गमन कर गए तो हमने इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे उस पर प्लस आ गया, और जिस पर अपन ने ग्रहण किया उस पर माइनस आ गया, मतलब दोनों बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई, मतलब आवेशित हो गई। बात समझ में गई। अब हमारे पास पहला क्या हुआ, कंडक्शन, दूसरा क्या हुआ, इंडक्शन, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन की बात करूंगा। देखो ध्यान से, इसमें होगा बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसमें भी बेटा आएगा विद कांटेक्ट। क्या आएगा, कांटेक्ट आएगा। मतलब फ्रिक्शन में बात करूं घर्षण की, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, घर्षण दो सतहों के बीच में होता है। तो अपन वस्तु को चार्ज कर रहे हैं किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब घर्षण के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास सपोज कोई भी दो बॉडी है, इस तरीका की हमारे पास दो बॉडी है, और कैसी बॉडी है, वो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और इनके देखो सतह के आसपास में हमारे पास क्या होते हैं, इनके एटम होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये ऐसी अवस्था में पड़े हुए, ये बॉडी सपोज ए है हमारे पास, ये हमारे पास बॉडी क्या है, बी है, बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में पड़े हुए, मरी अवस्था में पड़े हुए हैं। हमने इस बॉडी को लिया, हमने इन दोनों बॉडियों को लिया और बॉडियों को क्या किया, रब किया, मतलब एक दूसरे से क्या किया, रगड़ा। रगड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमने इन दोनों बॉडियों को क्या दे दी बेटा, काइनेटिक एनर्जी दे दी है। क्या दे दी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा दे दी। अब जैसे इनको अपन क्या देंगे, गतिज ऊर्जा देंगे, तो गतिज ऊर्जा किसके अंदर कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होगी। जैसे ही इनको ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी तो इसमें क्या है बेटा, एटम,
और एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जैसे ही इनको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा पाकर ये क्या कह जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। ऊर्जा पाकर जैसे उत्तेजित हो जाएंगे तो वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल की इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कैसी है। सपोज इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इसमें, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे। बात समझ में आ गई। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको त्यागेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने इनको कांटेक्ट में लाया, इनको रब किया, रब करने से मतलब मैंने इनको काइनेटिक एनर्जी दी, गतिज ऊर्जा दी, और गतिज ऊर्जा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी, मतलब ऊष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऊष्मा ऊर्जा किनको मिलेगी, इन परमाणुओं के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनको एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब इन दोनों बॉडी को मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा बेटा। तो हमारे पास जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर प्लस चार्ज, और जो ग्रहण करेगी उस पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने दोनों बॉडी को कैसे कर देता है, चार्जिंग कर दिया है, आवेशित कर दिया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने बात की किसकी बेटा, एक तो चार्ज की बात की, चार्ज मतलब आवेश, एक मैंने बात की मास मतलब द्रव्यमान की बात की। बात क्लियर हुई। एक चार्ज मतलब आवेश की बात की, आवेश, और दूसरा हमारे पास द्रव्यमान मतलब मास की बात की, द्रव्यमान। ये दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखते हैं हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ठीक है, इसको अपन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ दोनों के अंदर, देखो ध्यान से। हमारे पास पहला डिफरेंस सिंपल ये हो गया कि ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों तरीका का हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये मास होगा वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, धनात्मक ही होगा। कभी आपने देखा है क्या, माइनस का 5 kg शक्कर लेके आना, माइनस का 4 kg कुछ और सामान लेके आना, मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो चार्ज है ना, किसी भी वस्तु के जो इसकी स्पीड होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज हमेशा स्पीड से कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये पार्टिकल है, अगर इसकी स्पीड में 100 मीटर पर सेकंड या इसकी स्पीड में 1000 मीटर पर सेकंड कर देता हूं, तो इस पर हमेशा जो आवेश का मान है वो कैसा रहेगा, हमेशा समान रहने वाला है। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करूं, 11th में हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है ना, लेकिन द्रव्यमान चेंज होता है किसके साथ, स्पीड के साथ। मतलब द्रव्यमान किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। और इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, m इक्वल टू होता है बेटा m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट चार्ज है। मतलब हमारा जब द्रव्यमान जब रेस्ट कंडीशन रखा हुआ उस टाइम का हमारे पास द्रव्यमान है इसका, और ये इसका द्रव्यमान है, किसी भी बॉडी का द्रव्यमान है, मतलब मास ऑफ बॉडी। जब हमारे पास बॉडी है, जब वो गति कर रही है तो उस टाइम हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ध्यान समझना, जैसे हमारे पास जो वस्तु है वो अगर गति करेगी तो देखो ये क्या है, हमारे पास जो उस वस्तु का वेग है, वेग हुआ, और ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, आप कितना भी कोशिश कर लो बेटा, लेकिन आप इससे ज्यादा तो नहीं दौड़ सकते ना। तो सीधी सी बात है कि यहां से अगर इसका मान निकालूंगा मैं, अगर मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका मान तो देखो, इसका मान छोटा है, इसका मान बड़ा है, तो इसका मान 1 से छोटा आएगा। और जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो इसका मान भी 1 से छोटा आएगा, तो ऊपर हमारा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारे पास स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो हमारे पास जो द्रव्यमान होगा वो किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं है, ध्यान समझना, कि किसी वस्तु का कोई भी हमारे पास बॉडी है, अगर उस पर चार्ज है, वो बॉडी कैसी है, चार्ज है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मतलब कोई भी वस्तु के ऊपर क्या है, चार्ज है, आवेश है, तो उस वस्तु का मास होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर इसका उल्टा बात करूं कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, अगर उसके अंदर मास है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर चार्ज होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हमारे पास वस्तु है, यदि वो आवेशित वस्तु, उस पर चार्ज है, तो ये जरूरी है कि उसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन यदि कोई वस्तु के अंदर द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर कुछ न कुछ चार्ज होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर हमारे पास प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर हमारे पास चार्ज नहीं होता। इसलिए इस बात को प्रूव करता है कि कोई भी हमारे पास वस्तु है, अगर उस पर चार्ज है तो जरूरी होगा कि उसके अंदर द्रव्यमान होगा। लेकिन यदि कोई भी वस्तु हमारे पास जिसका द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं उसके अंदर चार्ज हो। बात क्लियर हुई? ये बात आई होप समझ में आ गई होगी सभी के। ठीक है बेटा, तो ये आज का लगभग टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं एक बार
रिवाइज करवा देता हूं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास दो ब्रांच थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक थी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन रेस्ट, जब हमारे पास चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसकी स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तो तब उसके अंदर स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन का इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा और हमारे पास धारिता या कैपेसिटेंस आ जाएगा। और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे और इंडक्शन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। आज हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रा प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रा का मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट पोजीशन। मतलब हम इस शाखा, इस ब्रांच के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन स्थिर आवेश का क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले, बात क्लियर हो गई। ओके, मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास किसी भी, हमको पता नहीं है कि चार्ज आया कहां से, बस चार्ज के ऊपर और ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो दो तरीका का होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो वो प्लस चार्ज होगा उस पर, और जो ग्रहण कर रही है उस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की जो धारणा है, वो जो आवेश की जो धारणा है वो हमारे पास एक लगभग बहुत पहले आई थी। अपन बात करते हैं जैसे 600 ईसा पूर्व की बात कर लेते हैं, तो उस टाइम मतलब हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए थे, थेल्स वगैरह, उन्होंने बताया था कि भाई दोनों बॉडियों को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। इस तरीके से आवेश की कल्पना है, तो इस स्ट्रीम में अपन को जाना नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आवेश की हमारे पास इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलम होती है। और हमारे पास उसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम होती है। एक कूलम बराबर हमारे पास 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, मतलब किसकी, सीजीएस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो एक फैराडे यूनिट बताई थी, सबसे बड़ी यूनिट थी। एक फैराडे बराबर होता है हमारे पास 96,500 कूलम। फिर मैंने इसकी बीमा की बात की, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है A1 T1 होती है, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय। बात की हुई, आवेश के 2 प्रकार बता दिए, आवेश के मात्रक हो गए। इसके बाद मैंने बताया कि आवेश हमारे पास कोई भी वस्तु को अपन किस तरीका से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने के लिए मैंने 3 तरीका को बताया। मैंने कंडक्शन बताया, कन्वेक्शन, इंडक्शन बताया, और तीसरा मैंने फ्रिक्शन बताया। कंडक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि 2 बॉडियों को मैं कांटेक्ट में लेके आया, है ना। 2 बॉडी रखी हुई थी, एक बॉडी रखी थी जिस पर माइनस चार्ज ज्यादा था, दूसरी बॉडी हमारे पास न्यूट्रल थी। दोनों को कांटेक्ट में लेके आया, कांटेक्ट को दूर हटाया, तो जो एक्सेस था माइनस, उसने माइनस चार्ज दूसरी बॉडी को दे दिया, तो दोनों बॉडी हमारे पास क्या हो गई, आवेशित हो गई। बताया था इंडक्शन के अंदर हमने किया क्या था कि हमने 2 बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाना था, लेकिन करना क्या था कि हमारे पास एक बॉडी थी जिस बॉडी को अपन को चार्ज करना था। तो हमने क्या किया, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके पास में कोई एक दूसरी बॉडी लेके आए जिसमें माइनस चार्ज की अधिकता थी। कांटेक्ट में नहीं लेके आए उनको, लेकिन पास में लेके आए। जैसे ही पास में लेके आया तो उस बॉडी का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण का मतलब ये हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गई। बात क्लियर हुई। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गए तो उन बॉडियों को अपन ने, एक जो पास में लेके आया उस बॉडी को दोनों को सेपरेट रखा, लेकिन एक तीसरी बॉडी और लेके आया, न्यूट्रल बॉडी। जब दूसरी बॉडी थी जो ध्रुवीकरण हो गई, उसके बाद तीसरी बॉडी लेके आए, वो भी न्यूट्रल बॉडी थी। उस तीसरी बॉडी को लाके हमने, जो ध्रुवीकरण जिस बॉडी का हुआ उस बॉडी से लाके हमने कांटेक्ट करवा दिया। अब जैसे ही कांटेक्ट करवा दिया तो यहाँ पे जो माइनस जो वाला पोर्शन था वो प्लस वाले जो ध्रुवीकरण वाली जो बॉडी थी उसके प्लस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करके रखा था। तो इस तरीका से जो माइनस वाले चार्ज थे वो उस बॉडी के अंदर क्या हुए, ट्रांसफर हो गए। जैसे ही वो उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए तो उसके अंदर आ गए माइनस चार्ज और इसके अंदर आ गए प्लस चार्ज। इस तरीके से दोनों बॉडी हमारे पास क्या हुई, आवेशित हो गई। तीसरा जो था हमारे पास वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कोई भी हमारे पास 2 बॉडी थी, दोनों बॉडियों को अपन ने क्या किया, रब किया। जैसे हमने मतलब उनको रगड़ा, घर्षण किया उन दोनों के बीच में, मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें अंदर कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी, मतलब ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई। ऊष्मा ऊर्जा जो हमारे पास, जो उस बॉडी के अंदर एटम थे, एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा ऊर्जा मिली, वो उत्तेजित हुए और उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करने लगे, गमन करने लगे। अब देखो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं आपको, जो बात है कि ध्यान समझना कि हमारे पास यदि सॉरी हमारे पास कोई भी 2 बॉडी है, अगर इनकी शेप, साइज और मटेरियल, अगर इन दोनों बॉडियों की शेप, साइज और मटेरियल कैसा हो बेटा, समान हो। कैसा हो, समान हो। इस पर यदि क्यू आवेश है, इस पर यदि स्मॉल क्यू आवेश है, ये हमारे पास ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी, और ये हमारे पास कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूं तो ऑब्वियसली बात है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर आवेश की अधिकता है तो आवेश का ट्रांसफर होगा।
क्लियर। आवेश का जब ट्रांसफर होगा, इनकी शेप साइज और मटेरियल समान है, तो जो आवेश को जो ट्रांसफर होगा ना वो दोनों बॉडियों पर तब तक होता रहेगा क्योंकि इनका आवेश शेप साइज और मटेरियल क्या है, समान है, वो तब तक आवेश का ट्रांसफर रहता रहेगा तब तक कि दोनों के अंदर आवेश का मान समान नहीं हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि शेप साइज और मटेरियल अगर दोनों बॉडियों का समान हो तो आवेश का ट्रांसफर तब तक होता रहता है, तब तक दोनों बॉडियों के ऊपर आवेश का मान समान नहीं हो जाता। बात क्लियर हुई। इसके साथ में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी आवेश की, जिसमें क्या था, क्वांटाइजेशन था उसका, है ना, मतलब क्वांटीकरण। आवेश का क्या था बेटा, क्वांटीकरण था। आवेश को क्वांटीकरण का मतलब मैंने क्या बोला कि कोई भी हमारे पास एटम होगा, उस एटम पर चार्ज होगा, वो फंडामेंटल चार्ज का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझ लो आप, पूर्ण गुणज होगा। जैसे मैंने बात की, कोई भी हमारे पास बॉडी है, उस पर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ही होगा, मतलब फंडामेंटल वो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फंडामेंटल चार्ज क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। मतलब हमारे पास कोई भी हमारे पास एटम होगा, तो जो एटम होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इस चार्ज का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ही होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज और मास दोनों ही होते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी का अगर आप स्पीड बदलोगे तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि किसी बॉडी की स्पीड बदल रही है तो उसका मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो ये आपके पास Q प्लस एन एक चार्ज है, एक सूत्र है हमारे पास, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, क्या किसी वस्तु को 20 इंटू 10⁻10 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है? इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, कैन अ चार्ज ऑफ 20 इंटू 10⁻10 कूलम गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, यह आपको बताना है कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, क्या उस बॉडी को हम 20 इंटू 10⁻10 मतलब 20 इंटू 10⁻20 कूलम का आवेश या चार्ज है वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो देखो बेटा, आप भी कोशिश करना है, इसको वीडियो को पहले पॉज करना, उसके बाद आप करना। तो मैं इसको सॉल्यूशन करते हैं बेटा अपन। देखो, तो हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। Q की वैल्यू हमको दी हुई है ऑलरेडी, तो 20 इंटू 10⁻10 इक्वल टू N। इलेक्ट्रॉन पर अपन को चार्ज पता है 1.6 इंटू -19 होता है, तो N की वैल्यू हम निकालेंगे तो 20 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। देखो इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो 20 इंटू, देखो 10 तो ऊपर है, 10 की घात, ये नीचे माइनस के प्लस जाएगी, तो 10⁻, कितने हो जाएगा, माइनस का, देखो 10 और 19 कितने होते हैं, 29 हो जाएंगे, तो प्लस का 29 और अपॉन में कितना हो जाएगा 1.6। तो n इक्वल टू, अगर मैं बात करूंगा, नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, तो देखो n इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा तो 20 इंटू 10⁻29 अपॉन 1.6। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग कितना आएगा, देखो आप इसको सॉल्व कर लो। चलो एक पॉइंट हटा देता हूं मैं, एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये लगभग 1 पॉइंट एक बार जाएगा 2 और 5 इंटू 10⁻30 आएगा। बस समझ में आ गई, और सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत हो। तो ये किसकी वैल्यू आई, एन की वैल्यू आई। जब मैंने आपको आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया तो वहां पे मैंने बताया था कि आवेश जो हमारे पास होता है वो हमेशा क्वांटीगत राशि होता है, मतलब एक फंडामेंटल जो चार्ज होगा उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो कहीं देखो 125 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब जितनी भी जीरो लगा लो, अब जीरो लगाओगे तो आगे आपको पता है कि कहीं पॉइंटों में आ रहा है क्या आंसर, कहीं भी पॉइंटों में नहीं आ रहा। पॉइंटों में नहीं आ रहा मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका पूरा मान आएगा हमारे पास एक पूर्ण गुणज के रूप में। तो अपन बोल सकते हैं कि इस वस्तु को हम, या इस बॉडी को, कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी को अपन इस चार्ज को दे सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पूर्ण गुणज है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। वैसे काफी बड़ा हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहो, है ना। और कल अपन जो स्टार्ट करते हैं वो कूलम का नियम स्टार्ट करेंगे। कूलम का नियम पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम के नियम की, और आगे से आगे अपन चलते जाएंगे एक 1 बाई 1। आगे आज थोड़ा
1 घंटे का बनाया, हो सके मैं और 1-1.5 घंटे का मैं इस जो लेक्चर है इसको खींच दूँ थोड़ा, है ना। तो कोई दिक्कत लेने की परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो जितना ज़्यादा एक्सेस मिलेगा उतना ही आपको फायदा है। और आपको देखो, अगर देखना चाहते हो तो इसको स्पीड को चाहे थोड़ा और ज़्यादा कर लेना, है ना, अगर आपके समझ में आए तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल स्पीड में देखो, क्योंकि आपके पास टाइम है, 1-2 महीने अभी बचे हुए हैं। आपको पता है कि 1.5 महीने तो कहीं भी एग्जाम नहीं होने वाली है आपकी। और जो 11th में बच्चे जो आपकी 12th में आए हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आराम से पढ़ो, जैसा आप उनको पढ़ना है, नोट्स भी बनाओ, ठीक है। साथ साथ में जो भी है, और कुछ डाउट हो तो मेरे को पर्सनली फोन करके पूछो, नंबर सभी के पास है। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।